नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी भर्ती परीक्षा और पीटीटी और रीट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। तो कल अपन ने 265 सवालों तक अपन ने चर्चा की थी और अब इससे आगे अपन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो से जुड़ने के लिए लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहे ताकि लाइव में आपके कमेंट भी हमें दिखते रहे। तो पहला सवाल देखिए, बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि उनमें सामान्य जीवन जीने का क्या आता है, साहस आता है। फिर अगला सवाल देखिए, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास कब होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, छात्रों का सबसे अधिक विकास कब होगा आपकी दृष्टि में, वो होगा मानसिक कार्यों के द्वारा। अगर आप बच्चों का मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो क्या करता है, अधिक कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, नारी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। नारी स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की क्या देनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। जब अध्यापक कक्षा में अध्ययन कराएंगे उस समय कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होगी तो उन्हें बहुत अधिक क्या होगी, परेशानी होगी। फिर अगला सवाल देखिए, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। आप क्या करेंगे उस परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति में आप विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। फिर अगला सवाल देखिए, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चे का सर्वाधिक विकास हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अगला सवाल देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्पी होना चाहिए और आत्मविश्वासी भी होना चाहिए। विद्यार्थियों, अगला सवाल देखिए, आप प्राचार्य हैं, आप क्या हैं, प्राचार्य हैं। विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे। एक शिक्षक ही दूसरे शिक्षक का क्या बताएगा, उत्तरदायित्व बताएगा। फिर पढ़ते हैं अपन अगला सवाल। और अगला सवाल देखिए, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए। इससे क्या होता है, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा और विद्यालय में अनुशासन कायम होगा। ये सारी बातें हैं वो क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, प्रार्थना स्थल पर ही बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि भाई बच्चा कौन है, वो नहीं आ रहा है प्रार्थना के अंदर। अगला सवाल देखिए, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इनके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। देखिए, बच्चों पर जब पुस्तकों का बोझ अधिक होगा तो छात्र अध्ययन के प्रति क्या होती है, अरुचि पैदा हो जाती है, बच्चा पढ़ने कम लग जाता है। अगला सवाल देखिए, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कामों में। आप एक अध्यापक हैं और आप जब छुट्टी होगी तो अब आप अपने समय का उपयोग किस रूप में करेंगे, तो बागवानी करेंगे, आप घर की सजावट करेंगे और पत्र पत्रिकाएं पढ़कर आप अपना क्या करेंगे, पूरा समय का सदुपयोग करेंगे। फिर अगला सवाल देखिए, वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें गुण हो। वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें गुण हो सेवा का, आदर का और परिश्रमी का। वह जो छात्रों का जो समूह होता है वो सबसे अच्छा होता है। फिर अगला सवाल देखिए, एक विद्यार्थी को अपने अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए। एक विद्यार्थी को अपने गुरु को आदर्श मानना चाहिए क्योंकि वही करता है जो करता है, यानी गुरु वही करता है, वही क्या करता है, शिष्य करता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा है, विद्यालय में से छात्रों का भागने का प्रमुख कारण है।
विद्यालय से छात्र जो भाग रहे हैं, ठीक है, उसका कारण है वो है अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। फिर अगला सवाल देखिए, प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत है? अंशतः सही है, अंशतः सही है, यानी लगभग सही है कि प्रतिभा संपन्न छात्र सदैव क्या करता है, शिक्षक बनने का सपना देखता है। अगला सवाल देखते हैं, समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? समय चक्र में विषयों के वितरण का आधार क्या होना चाहिए? तो देखिए, समय चक्र में विषयों का क्या होना चाहिए, कठिनाई के आधार पर क्या होना चाहिए, विषयों का वितरण होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि शिक्षा क्या है, हमारे व्यवसाय उन्मुखी नहीं है, शिक्षा व्यवसाय उन्मुखी नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, छात्रों में श्यामपट्ट छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने के हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? तो शिक्षकों को, जो छात्र होते हैं, उन श्यामपट्ट पर आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक का स्वयं पर क्या होना चाहिए, शिक्षक स्वयं पर क्या करे, श्यामपट्ट पर कार्य करे। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों में स्काउट प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार हैं? छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण पर आपके क्या विचार हैं? तो विद्यार्थी देखिए, अगर बच्चा स्काउटिंग में होता है तो छात्रों में सेवा भावना का विकास होता है, छात्रों में कम खर्चे की आदत का विकास होता है, और छात्रों में सच बोलने की क्या आती है, क्षमता आती है। ये सभी क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करेंगे? आप विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करेंगे? प्रेरित लोगों के उदाहरण देंगे। इसके अलावा देखिए, प्रेरित लोगों के उदाहरण देंगे, या छात्रों में पारितोषिक का वितरण करेंगे, या फिर छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करेंगे। तो छात्रों में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करेंगे। अगला सवाल देखिए, धन और संपन्नता चाहते हैं, जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वे अध्यापक न बने। आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? जो धन और संपन्नता चाहते हैं वो अध्यापक न बने, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। अगला सवाल देखिए, यदि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाया जा सके तो क्या होगा? अगर शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाएंगे तो हमारे देश में किसकी कमी आएगी? बेरोजगारी की कमी आएगी। फिर अगला सवाल देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती हैं, क्या करती है? शिक्षकों को निर्देश सम्मिलित करती है। अगला सवाल देखिए, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। अगला सवाल देखिए, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए, क्या, जिससे क्या होगा, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो देखिए, छात्रों में श्रम के विकास हेतु क्या करना चाहिए? छात्रों को समय समय पर श्रम करने का क्या देना चाहिए? अवसर देना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, कोई भी देश तब बड़ा माना जाएगा जब क्या होगा, उस देश में क्या होगा, किसी भी देश को तब बड़ा माना जाता है जिस समय उस देश में क्या होती है, उस देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, उस समय वो देश बड़ा माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं? तो जब आपकी कोई आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं? कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ये आपके अंदर क्या होना चाहिए? विचार होने चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? कार्य की प्रकृति और योजना पर, कि कार्य कैसा होगा और कार्य को किस प्रकार
किया जा सकेगा। जब ये आप नया कार्य करोगे तब आपके विषय में, आपके मन में इसी विषय को लेकर क्या होगी, आपके अंदर जागरूकता होगी। अगला सवाल देखिए, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन लोगों का अनुसरण करते हैं? तो सच्चे मार्ग पर चलने के लिए जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, सभी अच्छे व्यक्तियों का अनुसरण करता है। जो भी समाज के अच्छे लोग होते हैं उनका अनुसरण करता है। अगला सवाल देखिए, यदि आपके प्रशिक्षण आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप क्या करोगे? शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। यानी शिक्षक को जब प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है उस समय उनको नई नई शिक्षण विधियाँ सिखाई जाती है। अगला सवाल देखिए, किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, किसी भी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। किसी भी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे जिससे कि वो क्या हो, असामाजिक गुण त्याग सके। अगला सवाल देखिए, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है? देखिए, बच्चों को जब आप कहानी सुनाकर पढ़ाओगे तो बच्चों के मस्तिष्क को क्या होगा, आपके जो शब्द है, आपकी जो विचार है, आप जो बोल रहे हैं उन पर बच्चों का मस्तिष्क होगा, वो क्या होगा, केंद्रित होगा। फिर देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल देखिए, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं तो आप क्या करोगे? तो जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं और आप अध्यापक हैं तो आप क्या करोगे? उन्हें क्या दोगे? सहानुभूति दोगे। उन्हें क्या करोगे? हमेशा प्रसन्न रखोगे ताकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो कि हमारे माता पिता नहीं हैं। अगला सवाल देखिए, छात्रों की समस्या को जानने के लिए आप क्या करोगे? तो छात्रों की समस्या को जानने के लिए एक अध्यापक हमेशा क्या करेगा? उनके साथ आत्मीय संबंध बनाएगा जिससे कि वो अपने मन की बात कह सके। अगला सवाल देखिए, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो छात्रों को चरित्रवान और अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, तभी तो क्या होगा, आपके देखा देख आपके विद्यार्थी हैं वो भी क्या करेंगे? सीखने का प्रयत्न करेंगे। अगला सवाल देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को क्या मिलती है? सहायता मिलती है। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता, आप मानते हैं कि शिक्षण का क्या होना चाहिए? क्षेत्र बहुत व्यापक है। शिक्षक का जो क्षेत्र है वो क्या है? बहुत अधिक व्यापक है, इसीलिए शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। अगला सवाल देखिए, कितना अच्छा सवाल है। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर क्या हो, मातृत्व का भी विकास हो और अपनी माँ से वह बहुत सारी बातें और अपनी मातृभाषा को सीख सके। अगला सवाल देखिए, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है शिक्षकों में के रचनात्मक कार्यों की। शिक्षकों में रचनात्मक कार्यों की। अगला सवाल देखते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? तो आपका यह कर्म बनता है, यह आपका धर्म बनता है शिक्षक के रूप में कि जाति धर्म के रूप में स्कूल में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है। एक अध्यापक के विषय में आपका क्या विचार है? उसे किताबों के अलावा सहायक सामग्री के साथ क्या होना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। किताबों के अलावा दूसरी जो सहायक सामग्री है उसके साथ पढ़ाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से क्या होता है? शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का क्या होता है? बोधगम्य होता है। अगला सवाल देखिए, आप शिक्षण व्यवसाय में क्यों अपनाना चाहते हैं? आप
शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? तो शिक्षण व्यवसाय से क्या होता है, देखिए छात्रों के साथ साथ नए अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या है? अध्यापक का प्रमुख दायित्व यह है कि बच्चों के विकास पर क्या होना, समुचित ध्यान देना। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का कारण है जवाबदेही के निर्धारण की कमी और परीक्षा व्यवसाय एवं मूल्यांकन में कमियां। इसका मतलब ये उपरोक्त दोनों क्या है विद्यार्थियों, सही है। अगला सवाल देखते हैं, आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय हैं, आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय हैं, अध्यापन कैसा व्यवसाय है? तो देखिए अध्यापन है वो जीवन पर्यंत पठन पाठन है, जीवन भर का पढ़ना और पढ़ना का एक व्यवसाय है। अगला सवाल देखिए, अध्यापक के किस व्यवहार पर छात्रों पर अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो देखिए अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार होता है, वो छात्रों पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव डालता है। फिर अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह है सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। और इस सुरक्षा संबंधी उद्देश्य में आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चे को जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति में असफल हो रहे हैं। अगला सवाल देखिए, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। तो 3 या 4 वर्ष के जो बालक होता है उसके लिए उचित दंड हो सकता है, उसका क्या होना चाहिए, उसकी माता की अपेक्षा उसे क्या करना, भय दिलाना। क्या दिलाना, भय दिलाना। अगला सवाल देखिए, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है। तो पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान ये है कि छात्रों की पठन पाठन सामग्री, छात्रों की पठन पाठन सामग्री में क्या होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए एवं शांतिपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, प्रभावी शिक्षक में कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? तो प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है, उसका पूरा व्यक्तित्व ही एक प्रभावी शिक्षक होता है, उसका जो पूरा व्यक्तित्व होता है वही एक शिक्षक होता है, उस छात्र का उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? तो प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना उसकी है वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, इसके अलावा वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं हो। ऐसे जो शिक्षक होते हैं उनका विद्यार्थियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखिए, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि वो क्या करेगा, उसके अंदर धैर्य हो और वो जल्द परिणाम पाने के चक्कर में नहीं पड़े, जल्द परिणाम पाने के चक्कर में नहीं पड़े। अगला सवाल देखते हैं, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? तो आपकी नज़र में सबसे अच्छा अध्यापक वह है जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो। अगला सवाल देखिए, शिक्षक छात्र के लिए क्या होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षक का वह गुण जो अन्य व्यवसायों से अलग करता है वो होता है अध्ययनशीलता। अध्ययनशीलता शिक्षक का वह गुण है जो अन्य व्यवसाय से क्या करता है, अलग करता है। अगला सवाल देखते हैं, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार क्या करना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने की से क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक में आत्मविश्वास को पैदा करना। अगला सवाल देखते हैं, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? तो देखिए आपका विचार ये होना चाहिए कि यह छात्र के चरित्र और विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। अगला सवाल देखिए, आपके विचार में शिक्षा क्या है? तो शिक्षा समाज सुधार का साधन और क्या है,
माध्यम है। फिर अगला सवाल देखिए, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को ज्ञान के अलावा लक्ष्य प्राप्ति का अथक प्रयास करना सिखाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन नहीं खोए ऐसा सिखाना चाहिए, और समय का सदुपयोग सिखाना चाहिए। ये सभी बातें क्या है? सही है। फिर अगला सवाल देखिए, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है। बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। दूसरा, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट और पोषण न मिलना। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में आपका क्या विचार है? तो देखिए, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? आपका विचार होना चाहिए शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, और शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। इसका मतलब ये सभी सही है। अगला सवाल देखते हैं, आप एक अध्यापिका हैं और आप कक्षा में पढ़ा रही हैं। उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप घंटा समाप्ति के बाद ही जाएगी। जो आपका क्लास का टाइम है वो पूरा होने के बाद ही आपको जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या करोगे? हमेशा सक्रिय रूप से क्या लोगे? भागीदारी लेंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखिए, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन भी कराना है, तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे? आप विचार गोष्ठी में नहीं जाओगे और बच्चों को क्या करवाओगे? अध्यापन करवाओगे। फिर अगला सवाल देखिए, विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे। वह अपने उत्तरदायित्व में क्या रखे? आस्था रखे। अगला सवाल देखिए, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे कि वो छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके। अगला सवाल देखते हैं, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। आप किसके प्रधानाचार्य हैं? आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप आत्मनिरीक्षण करें, आप खुद का निरीक्षण करें। अगला सवाल देखते हैं, एक विद्यार्थी के सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? एक विद्यार्थी के सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो वो कार्य है दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे। फिर अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक हैं वो ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में उससे होने वाली हानियां हैं वो उस अध्यापक को बताने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। फिर देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल देखिए, ये देखिए, अगर कोई आपके कार्य में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपके कार्य में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करोगे? आप उससे कारण पूछोगे, उससे पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं कि भाई मेरे से क्या दिक्कत है और आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। अगला सवाल देखिए, भरसक प्रयासों के बावजूद भी जब सफलता न मिले तो क्या करना चाहिए? आप बहुत अधिक कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिले तो समझ जाना चाहिए कि आपके प्रयास में ही कोई कमी रह गई है। आप जो प्रयास कर रहे हैं उसी में ही कोई कमी रह गई है। फिर अगला सवाल देखिए, जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? जब आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का और अपने माता पिता का। ये सभी क्या है? सही है। फिर अगला सवाल देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं, किसको महत्व देते हैं? आदर्श और नैतिकता की रक्षा को। एक अध्यापक का यह धर्म बनता है कि अपने दैनिक जीवन में आदर्श और नैतिकता की क्या करे? रक्षा करे। फिर अगला सवाल देखिए,
छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति उनका विचार है, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है। फिर अगला सवाल देखते हैं। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकता है जब क्या होगा? परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। फिर अगला सवाल देखिए। छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल की भावना विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? छात्रों के साथ खेलना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर खेल की भावना विकसित हो सके। फिर अगला सवाल देखिए। आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना उदात्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदात्तीकरण कहलाता है। अगला सवाल देखिए। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती हैं, उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की क्या होनी चाहिए? पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए। पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तो वो सबसे अधिक समय पर किसको देगा? पाठन करवाते समय प्रस्तुतिकरण की विधि पर अधिक ध्यान देगा। अगला सवाल देखते हैं। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। फिर अगला सवाल देखिए। कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो कक्षा शिक्षण की जो संश्लेषणात्मक विधि होती है, उस विधि के अधीन होता है जो छात्र, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। फिर अगला सवाल देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में वृक्षों का योगदान महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से उसका कौन सा योगदान नहीं है? देखिए, तो वृक्षों का बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित था। इसके अलावा पाठ्य चर्चा सुधार पर भी उसका क्या था? योगदान था। और शिक्षा में खेलकूद का महत्व का भी उन्होंने मत दिया था। उन्होंने शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका के बारे में ध्यान नहीं दिया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल कितना अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, ये रहा। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो किसी भी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ उसकी तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की उससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके। इसका मतलब ये सभी बातें क्या है? सही है। फिर अगला सवाल देखिए। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर पर अधिक क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे होते हैं, वो आमतौर पर क्या होते हैं? अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर अगला सवाल देखिए। यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो, तो आप कुछ बच्चों के लिए भाषण के लिए कहाँ से सामग्री लें, इसका मार्गदर्शन करेंगे। इन स्कूल में कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, तो अब आप बच्चों को कहोगे कि आपको इस पुस्तक से क्या करनी चाहिए? जानकारी उपलब्ध करनी चाहिए। यह आपका मार्गदर्शन बनता है। फिर अगला सवाल देखिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है और हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं है। ये सभी सही है। अगला सवाल देखिए। मार्गदर्शन क्या होता है? तो मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है। इसके अलावा निर्णय करने में भी सहायक होता है। निर्णय करने में भी क्या होता है? सहायक होता है। फिर अगला सवाल देखिए। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है, तो उसे छात्रों की क्या होती है? आयु को ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा बौद्धिक आयु को भी ध्यान में रखना होता है। ए और बी दोनों क्या है? सही है। फिर अगले देखिए। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है, तो इसका मतलब ये होता है करके सीखने का सिद्धांत। प्रोजेक्ट विधि भी है, उसमें होता है करके सीखने का सिद्धांत। फिर अगला सवाल देखिए। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? तो देखिए,
उनका जो विकास करना है उसके लिए उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर। फिर अगला सवाल देखिए, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत अधिक दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? तो आप उसकी कठिनाई को ये मानते हैं कि उसको आप कहेंगे कि भाई इस तरह से नहीं पढ़, तुम्हारी आंखें हैं, उसकी आंखें हैं, वो क्या हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकती है। अगला सवाल देखिए, यदि स्कूल में बहुत समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो अनुशासनहीनता की समस्या पैदा नहीं होगी। बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे और सभी कार्यों में बिजी रहेंगे तो बच्चे क्या नहीं होंगे, अनुशासनहीनता कभी नहीं पैदा करेंगे, हमेशा अनुशासन के अंदर ही रहेंगे। फिर अगला सवाल देखिए, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए हमारे देश के संविधान में ये कहा गया है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। फिर अगला सवाल देखिए, वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में सिफारिश की थी? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में सिफारिश की थी। अगला सवाल देखते हैं, बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया? बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला स्कूल खोला गया था, वो खोला गया था वर्धा के अंदर। और वर्धा कहाँ पर है? वर्धा है महाराष्ट्र के अंदर। फिर अगला सवाल देखिए, इस समय शिक्षा का विषय है, यानी समय शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा समवर्ती का विषय है। देखिए 72वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो ये शिक्षा है समवर्ती सूची में रखी गई थी। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ है शिक्षक का कार्य करने हेतु उपेक्षित सभी योग्यताएं। शिक्षक का कार्य करने हेतु उपेक्षित सभी योग्यताएं। फिर अगला सवाल देखिए, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए तो बच्चे क्या करेंगे? अनुशासनहीनता की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। फिर अगला सवाल देखिए, जब स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियां जांचता है, जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की कॉपियां जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा और कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। ये दोनों बातें हैं जब ये कक्षा का छात्र अपने ही कक्षा के छात्रों का क्या करता है कॉपियों की जांच करवाता है तब। अगला सवाल देखिए, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। कौन सी त्रिकोणीय प्रक्रिया है? तो देखिए शिक्षा त्रिकोणीय में पहले आता है छात्र, फिर आता है शिक्षक, फिर आता है सामाजिक परिवेश। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो फ्रॉबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था किंडरगार्टन। क्या था? किंडरगार्टन। फिर अगला सवाल देखिए, जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं वो क्या करते हैं? उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और उनके गलत भी हो सकते हैं। हर बार सही हो और हर बार गलत हो ऐसा भी नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन मिलता रहे तो क्या होता है? पढ़ाई रोचक बन जाती है। अगला सवाल देखिए, विशिष्ट कक्षा का संबंध किससे है? तो विशिष्ट कक्षा का संबंध विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से हैं। फिर अगला सवाल देखिए, कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती हैं शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। फिर अगला सवाल देखिए, बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो बुद्धि लब्धि जो आंदोलन के अग्रदूत थे वो थे अल्फ्रेड बिनेट। कौन थे? अल्फ्रेड बिनेट। फिर अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की ही होगी? तो देखिए एक तो क्या होगी? विशेष सवारी की, और एक होगी अक्षर गैर हाजिरी की। अगला सवाल देखते हैं,
छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या की आशंका होती है? तो देखिए, एक तो अनुशासन की समस्या, एक परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या और छात्रों के अक्षर अनुपस्थित होने की समस्या। इसका मतलब ये सभी सही है। छात्रों में क्षोभ और निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से इन समस्याओं की आशंका रहती है। अगला सवाल देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, कौन थे? तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। फिर अगला सवाल देखिए, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता है केरल में। फिर अगला सवाल देखिए, नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी गलत है वो बतानी है। इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। देखिए, अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है। अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है। अगला सवाल देखिए, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या करती है? तो अभिप्रेरणा बालकों को नई बातें सिखाने के लिए उनको क्या करती है? उकसाती है। फिर अगला सवाल देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का क्या रखना? ध्यान रखना। फिर अगला सवाल देखिए, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों आपस में क्या करें? प्रश्न पूछे। फिर अगला सवाल देखिए, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो कक्षा में आप उन प्रश्नों को करना पसंद करेंगे जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ ज़्यादा ही सोचना पड़े। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, ये थी आपकी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर महत्वपूर्ण बीएसटीसी भर्ती परीक्षा की शिक्षा मनोविज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नमाला। इसी तरह इन प्रश्नमाला से जुड़ने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।